मियाँ और बीवी में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद रहता था। विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया कि उनके दो बेटे हैं, एक बेटा पत्नी के हिस्से में जाता है और दूसरा बेटा पति के हिस्से में जाता है। ये अलग हो जाते हैं। पत्नी अपने बेटे को लेकर के सहारनपुर पहुंच जाती है और पति अपने बेटे के साथ मिल करके अपना काम करना शुरू कर देता है। बस यहीं से कत्ल की इबारत लिखी जाएगी, इस बात की किसी ने कल्पना नहीं करी थी। और एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर 5 कत्ल हो जाते हैं। छठवां कत्ल जब होने वाला था तो उसकी तैयारी चल रही थी, तो उसी वक्त जिसका कत्ल होने वाला था वो छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं आपका भांजा लगता हूँ, आप तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। बस कातिल को इस पर तरस आ जाता है और वो छठवां कत्ल करता नहीं है, उसे छोड़ देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, बात अदालत तक पहुंचती है और अदालत के सामने खड़े होकर के वही छोटा सा बालक गवाही देता है, वो जो कहानी सुनाता है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह बन सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून का जगराता रोड पर आदर्श नगर एक कॉलोनी है। बात कर रही हूँ 24 अक्टूबर 2014 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास। घर की नौकरानी जिसका नाम गाजिया होता है, राजी सुबह 9:30 बजे के आसपास दरवाज़ा खोलने के लिए घंटी बजाती है। बार बार घंटी बजा रही थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो परेशान होती है, फिर वो आवाज़ लगाती है, फिर मालिक को आवाज़ लगाती है, फिर मालकिन को आवाज़ लगाती है, तो कभी वो फिर दीदी को आवाज़ लगाती है। लेकिन घर से कोई रिस्पॉन्स जब नहीं आ रहा था तो वो परेशान हो जाती है। उसने कई बार दरवाज़ा पीटने की भी कोशिश करी। आखिरकार दरवाज़ा खुलता नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज़ आती है कि आज काम नहीं कराना है, आप घर चले जाओ। रात दीपावली का पर्व था, वो मनाया गया था। पूरा देश दीपावली मना रहा था उस दिन। हो सकता है कि उसने सोचा कि शायद सो रही हूँ या फिर दिन भर जागे हो, रात भर जागे हो, इसलिए वो वहाँ से हटती है। लेकिन कुछ उसको वहाँ पे अटपटा सा लगता है। जो गाजिया होती है थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो बिल्कुल पास वाला जो घर होता है वो इस मालिक के परिवार वालों का ही घर होता है। वो वहाँ जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और उसमें से अजीत सिंह निकलते हैं और अजीत सिंह कहते हैं कि क्या बात है, आज तुम यहाँ दस्तक क्यों दे रही हो। तो फिर वो कहती है कि बाबूजी, आपके जो भैया का मकान है उसे मैंने खुलवाने की कोशिश की लेकिन खुल नहीं रहा, करूँ तो क्या करूँ। तो फिर वो कहते हैं कि बेटा परेशान मत हो तुम, मैं प्रीति को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। प्रीतु को आवाज़ लगाते हैं क्योंकि प्रीतु जो थी उनकी बहू थी। वो जाती है और बार बार वो भी आवाज़ लगाती है, बेल बजाती है, घंटी बजाती है। घंटी जा रही थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आखिरकार जब काफ़ी देर तक ये सब चलता रहता है तो दरवाज़ा यानी कि गेट खुल जाता है और जैसे ही गेट खुलता है वो अंदर जाकर के प्रवेश करती हैं तो घर की जो स्थिति देखती हैं उसके बाद उनकी बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें निकलने लगती है। वो जितनी जोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी जोर से चीखती है, चिल्लाती है। उसके जो पिता होते हैं अजीत सिंह, उनके पास ये आवाज़ पहुंचती है। वो दौड़ते हुए आकर के जो दृश्य देखते हैं तो उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। घर के अंदर ये जो दृश्य देखने के बाद जब उनकी चीखें निकलती हैं तो उसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। आधे घंटे के अंतराल में देहरादून के पुलिस फोर्स वहाँ पे जुट जाती है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले आ जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, मीडिया कर्मी आ जाती हैं। तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार बात क्या हुई है। ये कमरे के अंदर जब पुलिस प्रवेश कर रही थी, उसके अंदर जाकर के देखती है तो जैसे जिसकी उम्र 60 साल की उम्र होती है, उनकी पत्नी जिनका नाम कुलवंत कौर होता है, जिनकी उम्र 55 साल के आसपास होती है, उन दोनों की लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थी, नहाई हुई पड़ी हुई थी। कमरे का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था
जहाँ पर ब्लड फैला हुआ नहीं था। दूसरा कमरा देखा जाता है, खोला जाता है, तो वहाँ पर जो इनकी बेटी होती है जय सिंह की, जिसका नाम हरजीत कौर होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। उसकी बेटी होती है 3 साल की, जिसका नाम सुखमणि होता है, सुखमणि की भी लाश पड़ी हुई होती है। यानी कि घर के अंदर 4 सदस्यों की मौत हो चुकी थी, मारे जा चुके थे। तभी याद आता है कि हरजीत कौर, जिसकी डिलीवरी होनी थी 25 अक्टूबर 2024 को, उसके बीबी डिलीवरी का टाइम मिला था, उसके 9 महीने पूरे हो रहे थे, क्योंकि दीपावली के तुरंत बाद उन्होंने टाइम लिया हुआ था। बस इतना था। जाकर के देखते हैं तो वो प्रेग्नेंट लड़की वो भी मर चुकी थी, उसकी एक बेटी मर चुकी थी। अब उसके बेटे यानी कमलजीत को ढूंढना शुरू कर देते हैं। घर का जो छठवां सदस्य होता है, तो कमलजीत को ढूंढते हैं। एक कोने में वो सुसक रहा था, डर रहा था। उसको जैसे कि पूरा का पूरा सीन, पूरा का पूरा दृश्य उसके आंखों में तैर रहा था। जब उसको पुचकारा जाता है, उसको पानी पिलाया जाता है, उसे सीने से लगाया जाता है, उससे पूछने की कोशिश की जा रही थी कि बेटा आखिरकार हुआ क्या है। तो वो जब बताने की कोशिश करता है, तो जितने लोगों ने भी सुना, जिसने नहीं सुना इस घटनाक्रम के इस कहानी को, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस घर का एक और सदस्य होता है, जिसका नाम हरप्रीत होता है। हरप्रीत की कहानी दरअसल शुरू कुछ इस तरीके से होती है कि ये पहले पत्नी का बेटा होता है। उसकी माँ, जिसका नाम अनीता होता है, अनीता से यानी कि जयसिंह का विवाद चल रहा था। दोनों का मामला कोर्ट जाता है, और जब कोर्ट पहुंचता है तो इनके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम हरप्रीत होता है और दूसरे का नाम पारस होता है। कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जो पारस है वो अपने माँ के साथ रहेगा, और हरप्रीत जो है वो अपने पिता के साथ रहेगा, यानी कि जयसिंह के साथ रहेगा। वो होल्डिंग का अपना बड़ा कारोबार करते हैं। और बात होती है, ये जो घटनाक्रम है वो 23-24 अक्टूबर 2014 की है ये बात, जब पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था। इस घर में भी, इस परिवार ने भी पर्व मनाया था दीपावली का। उसके बाद अपने अपने कमरे में जाकर के सो जाते हैं। जो हरप्रीत होता है, ये इसकी आंख खुलती है लगभग 12 बजे के आसपास, और उसने एक दिन पहले ही एक व्यक्ति के पास जाता है अंसारी रोड पर, और वहां जाने के बाद एक चाकू खरीदता है। चाकू को जबरदस्ती वो कहता है कि इसको जितनी तेज धार तुम लगा सकते हो उतनी तेज धार लगाओ। वो बार बार चाकू का धार लगाने वाला पूछता है कि ऐसा क्यों करा रहे हो, तो क्या बात है। तो वो कहता है कि जितना तुमसे कह रहा हूँ तुम उतना ही करो। चाकू पर बहुत तेज धार लगवाता है। उसके बाद वो घर आता है। रात के लगभग 12 बजे के आसपास उसी घर का ये सदस्य होता है, उसी के घर के अंदर रहता है। लेकिन घर के अंदर जो सदस्य है वो उनके सगे नहीं थे। सगा भाई और माँ वो यहाँ से, इनसे दूर सहारनपुर में रहते थे। वो अपने पिता के साथ रहता था। पिता शायद उसको उतना प्यार नहीं करते थे, या फिर उसके मन में कोई और वजह रही होगी। 23-24 अक्टूबर की रात लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त था। वो सबसे पहले अपने पिता के कमरे में जाता है, और जब पिता के कमरे में जाता है तो गुस्से से लाल पीला अपने पिता पर तब तक वार करता है जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते। जब सौतेली माँ बीच बचाव में आती है, जब चीखों को सुन के जब वो जागती है, तो उसने अपनी सौतेली माँ पर भी वार करना शुरू कर दिया। पिता को उसने 29 बार चाकू मारे थे, और उसने अपनी सौतेली माँ को 27 बार चाकू मारे थे। साथ ही जब उसका दिल यहाँ से नहीं भरता है तो पहुँचता है दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में जो उसकी गर्भवती बहन होती है उसके पास पहुँचता है, और उसको संभलने का अवसर ही नहीं देता, मौका ही नहीं देता। उसके बाद उसके सीने में, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में एक नहीं बल्कि 20 बार करता है, 20 बार चाकू मारता है। इसके बाद उसकी जो भांजी वहाँ पास में पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, उसकी जब आंखें खुलती है, भांजा भी जाग जाता है। अपने भांजी को वो 11 बार चाकू मारता है। अब नंबर आता है उसके भांजे का, कंवलजीत का। कंवलजीत के पास जब वो जाता है, उसको जैसे ही उसने चाकू मारने की कोशिश की तो उस बच्चे के हाथ में लग जाता है। उसके बाद वो बचने की कोशिश कर रहा था तो फिर उसके पेट में लग जाता है। यानी कि
इतनी गंभीर रूप से वो घायल नहीं हो पा रहा था, मामूली रूप से वो घायल हुआ था, क्योंकि वो बचने की कोशिश कर रहा था लगातार। तभी वो 6 साल का बालक अपने मामा से कहता है कि मामा, मैं तुम्हारा भांजा हूँ, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो। जैसे ही कमलजीत ने ये बात अपने मुंह से ये शब्द निकाले, उसके जो मामा जब ये बात सुनते हैं, क्योंकि 22 साल का उसका मामा होता है, उसको तरस आ जाता है। उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। अब रात के 12-1 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे तक इसको अंजाम दिया जाता है। फिर आराम से अपने भांजे के साथ वो उसी रूम में पड़ा रहता है। भांजे को वहां से हिलने नहीं देता। पूरी रात वो ऐसे ही जाग करके निकाल देता है। सुबह सब 9:30 बजते हैं, नौकरानी आती है, दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है। तो भांजे ने जब उठने की कोशिश की, जाने की कोशिश की, तो उसको वो बैठा देता है कि तुम यहाँ रहोगे, जाओगे नहीं। उसके बाद फिर वो पड़ोस में जाती है, यानी कि जो उसके चाचा होते हैं, चाहे अजीत सिंह के पास जाती है। अजीत सिंह के पास जाने के बाद पूरी जो कहानी समझ में आती है वो बताई जाती है। फिर जाकर के ये पूरा भेद खुल जाता है। पुलिस ने उस लड़के को उसी घर से गिरफ्तार किया, क्योंकि वो भागता नहीं है, उसी घर के अंदर रहता है। चाकू भी उसके पास से वही मिलती है। और जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही थी, तो गिरफ्तार करने के दौरान उसने कुछ ऐसे हरकतें करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो, पागल हो पूरी तरह से। उसकी हरकतें ऐसे लग रही थी कि जैसे सचमुच वो पागल हो। उसके बाद फिर 3 साल तक उसने इस केस को सिर्फ इसलिए खींचा, जब भी कोई पुलिस वाला, जब भी कोई अधिकारी, जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था, तो वो सबसे हरमित ये कहता था कि मैं तो पागल हूँ, और ये पागलपन में ही मुझसे ये सब कुछ हुआ है। ऐसा उसने कुछ भी खुद से नहीं किया। जब ये बात अदालत तक पहुंचती है, कोर्ट में जब केस लड़ने की बात आती थी, तो कोई भी वकील इस आदमी का केस लेने को तैयार नहीं था। ये अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर देता है। 4 जो मौजूद थे और 5वां सदस्य जो इस धरती पर प्रकट होने वाला था, आने वाला था, उसने उसको भी मार डाला। उसकी क्या गलती थी, उसका क्या कसूर था। तो कोई भी वकील सामने नहीं आता, लेकिन कानून के हिसाब से वो एक वकील मित्र उसको मिल जाता है, और फिर उसका केस जब लड़ा जाता है, तो केस लड़े जाने वाली बात जब सामने आती है, मीडिया ने जब इस बात की कवरेज करी, तो पता चलता कि ये सब जो किया गया था, वो संपत्ति के लिए किया गया था। जो उसकी बहन थी, दरअसल वो उसकी सगी बहन नहीं थी। माँ ने उसके दूसरी माँ से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसके चाचा से पैदा थी, और बचपन में ही उस बेटी को गोद ले लिया गया था, जिसका नाम हरजीत कौर होता है। और जो बचपन में इसे जब गोद ले लिया गया था, तो वो उस घर में बड़े अच्छे से सलीके के साथ रहती थी। माँ का और पिता का सौतेले व्यवहार भी उसके प्रति कुछ ज्यादा था। तो उसको डर रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि पूरी संपत्ति ये पूरी बहन ही लेकर के चली जाए, इसलिए वो गुस्से में रहता था। और जब से अपनी माँ से अलग हुआ था, तब से वो और ज्यादा गुस्से में रहना शुरू कर देता है। उसने पागलपन की जो बात कही थी अदालत में, अदालत ने इस बात की जांच पड़ताल कराई 2 बार। उसको दिल्ली की एनसी में भेजा गया पता करने के लिए कि क्या ये सचमुच पागल है, लेकिन वहां से रिपोर्ट साफ सुथरी आती है। कहते हैं कि इसके अंदर पागलपन का कोई भी लक्षण नहीं है। उसके बाद उसका 2 बार ऋषिकेश में इलाज कराया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि वाकई में इसके अंदर पागलपन के लक्षण हैं, तो वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं पाया जाता। मामला अदालत पहुंचता है, और अदालत सबूत मांगती है। सबूत उसके खिलाफ पाए जाते हैं, और उस बालक की जो गवाही थी वो बड़ी काम आती है। उसके जो पिता होते हैं अरविंदर, अरविंदर उसे अपने साथ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ले जाते हैं, और न्यूजीलैंड ले जाने के बाद उससे पहले उसकी गवाही हो जाती है, और गवाही के आधार पर ही इसको दुर्लभतम से दुर्लभतम केस माना गया था। इसको जज साहब ने कहा था कि ऐसा तो कोई जानवर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इसको जानवर के श्रेणी में रखा गया। इसकी हरकतें, इसकी बातें, इसके काम करने का तरीका। इसके बाद 5 अक्टूबर 2021 को लगभग इस घटनाक्रम का 7 साल के बाद इसमें अदालत का फैसला आता है, और अदालत कहती है कि इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए। दरअसल इस व्यक्ति को समाज में रहने का और जीने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है। जो बच्चा पेट में था अपने माँ की,
उस बच्चे पर भी 10 साल की सजा उसको सुनाई गई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तो ये थी आज की सच्ची घटना। तो जय हिंद, जय भारत।